अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैफ 8 रिफ्रेशर का लेक्चर नंबर 10 है। हम लोग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फेज को कंप्लीट कर चुके हैं पिछले जो 9 लेक्चर्स हैं उनके अंदर। तो आज इंशाल्लाह फाइनलाइजेशन फेज जो है उसको भी अब कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको आइडिया है कि जी हमने प्लानिंग लेवल पर सारा देखा कि रिस्क असेसमेंट किस तरह होती है, टीओसीज आपने किस तरह करने हैं, फ्रॉड वगैरह को आपने किस तरह देखना है, उसके बाद फिर अब मटेरियलिटी वगैरह कैसे निकालनी है। देन एग्जीक्यूशन लेवल पर हमने सब्सटेंटिव कैसे परफॉर्म करने हैं, कहाँ पर टीओसीज अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर हम उनके बगैर भी चल सकते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है वो भी हमने डिस्कस किया है कि सब्सटेंटिव जो है वो तो आइजा 315 के मुताबिक हर मटेरियल अकाउंटिंग हेड ट्रांजेक्शन के ऊपर लाजमी अप्लाई करने होते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट सामने आते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आती है। हमने आइजा 450 के मुताबिक उनको इवेल्युएट कर लिया कि क्या वो मटेरियल हैं या वो इममटेरियल हैं। अब थोड़ी सी बात आगे आ जाती है फाइनलाइजेशन लेवल पर, इसमें भी हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है, उसके बाद रिपोर्ट की तरफ हमने चले जाना है। तो यहाँ पर आज जो हम स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे आपके आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स को देख लेंगे, आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इसको देख लेंगे। देन हमारा आइजा 570 है जी गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड है, उसको देखेंगे। और उसके बाद हम फिर अपनी रिपोर्ट के स्टैंडर्ड जो आपके सिलेबस के अंदर सारे तो नहीं है लेकिन जो है आइजा 700 है अनमोडिफाइड का, 701 है कैम का, देन 705 है आपका मॉडिफिकेशन का, एंड 706 है एम्फसिस एंड अदर मैटर पैराग्राफ का। इनको हम क्विकली जरा देख लेते हैं। ठीक है जी, चलें। सबसे पहले आगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइजा 560। देखिए जी आइजा 560 जो है ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स का आपको आइडिया है कि जो आपके फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद के इवेंट्स होते हैं उनको सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहा जाता है। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद के इवेंट्स हैं इनको आइजा 560 जो है इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है जी, 3 हिस्से इस तरह है कि एक तो कुछ इवेंट्स हैं जो आपके फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट डे से लेकर, लेट्स से आपका 30 जून ईयर एंड है तो 1 जुलाई से लेकर आपके जब तक के आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट नहीं डलती तब तक के हैं। ठीक है, वो एक वो आ गया आपका हिस्सा। देन दूसरा आपका फेज आया था कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट डल गई थी, अब ऑडिट रिपोर्ट की इश्यूएंस जब तक नहीं होती वहां तक का आ गया। ठीक है, देन पब्लिश भी हो चुकी है, पब्लिकेशन भी हो गई है, इश्यूएंस भी हो गई है पब्लिक को उस या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन केस ऑफ अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अब उसके बाद भी अगर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट्स उसके बाद भी अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है जी, तो वहां पर फिर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होगी। ये 3 फेजेस बन गए। मतलब पहला फेज हमारा ईयर एंड से लेकर रिपोर्ट की डेट डलने तक, दूसरा पीरियड हमारा छोटा सा आ जाता है रिपोर्ट की डेट से लेकर रिपोर्ट लोगों तक पहुंचने तक, और तीसरा फिर आ जाता है कि लोगों के पहुंचने के बाद अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको कैसे देखना है। ठीक है जी, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर आपको स्टैंडर्ड का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी आइडिया होगा। IAS 10 होता है। IAS 10 आपको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का बताता है और कब डिस्क्लोजर देना है कब नहीं देना। आई बिलीव वो आप लोगों को आइडिया है कि जब कोई इवेंट बाद में हो लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस आपकी ईयर एंड से पहले हो तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो वो नॉन एडजस्टिंग हो जाता है। अब नॉन एडजस्टिंग में फिर हमने फैसला करना होता है कि क्या हमने उसको डिस्क्लोज करना है इफ दैट्स मटेरियल। तो IAS 10 जो है उसके कॉन्सेप्ट्स भी इसमें अप्लाई होंगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स 560 के अंदर। 560 का जो मेनली आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर काम करना है। इसमें देखें सिंपल बात है कि आपका जो जब तक ऑडिट रिपोर्ट आप इशू नहीं करते, ठीक है, मतलब कि अभी तक आपने कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी तब तक तो आप एक्टिवली देखते हैं क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट आपके हाथ में है ना। अभी तो जो भी उसके अंदर कोई सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिलती है कि आप कहते हैं यार अगर पहले ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती तो मेरा ओपिनियन या मेरी जो रिस्क असेसमेंट थी दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। आप अगर तो ये इस फैसले पर पहुंचते हैं तो अभी आपके भाई हाथ में ऑडिट रिपोर्ट है, आप उसको अमेंड कर सकते हैं जैसे आप चाहे, अभी कौन सी उनको दी है। ठीक है, लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट आपके हाथ से निकल जाती है उसके बाद फिर जो चीजें हैं, अगर वहां पर कोई इवेंट इस तरह का आ जाए जो आपको लगे कि यार अगर पहले होता तो मैं क्या करता, अब वहां पर फिर आप पैसिवली देखते हैं चीजों को। पैसिव से मुराद क्या है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्लाइंट के ऊपर, एंटिटी के ऊपर, आप उन पे ज्यादा छोड़ते हैं कि भाई आपने अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज आती है या आपकी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई चीज आती है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की तो आपने वो हमें बतानी है। इसके ऊपर हम उनसे रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं आइजा 580 के अंदर
कि आपने लाजमी हमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स बताने हैं, हमारे बाद वाले भी, ठीक है जी। तो ये हम उनसे रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। बाकी ऑब्वियसली खुद भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं, लेकिन जो हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिवली हम सब्सटेंटिव जहां पे परफॉर्म करते हैं, वो पीरियड है फाइनेंशियल ईयर एंड होने से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक का। क्लियर है जी? तो उसको हम एक्टिवली देख लेते हैं। तो अब इसमें ये है कि हमने नॉर्मल अपना जो वर्क करना होता है, सब्सटेंटिव परफॉर्म करने होते हैं, अक्सर हमें वहां पर ही कोई ना कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स की टेस्टिंग भी हमारी हो जाती है। जैसे हमने ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग की बात की थी। आइजा 315 ऑब्वियसली कहता है कि तमाम एजर्शंस को आपने देखना है। तो अब लायबिलिटीज की एजर्शन में कंप्लीटनेस भी आ जाती है। अब लायबिलिटी की अगर कंप्लीटनेस को आपने देखना है, तो अगर आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड लायबिलिटीज को देखते जाओगे तो ये एग्जिस्टेंस तो हो जाएगी वेरीफाई, लेकिन कंप्लीटनेस नहीं होगी। तो कंप्लीटनेस के लिए फिर आप क्या करते हैं, आप सब्सिक्वेंट जो उनकी बैंक स्टेटमेंट है या कैश बुक से लेट से अगर पेमेंट्स हुई हैं, तो आप वो पेमेंट्स को देखते हैं। उस पेमेंट से आप बैक वर्किंग करके इंक्वायरीज करते हैं, और उसकी बेस पर आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये जो पेमेंट्स हो रही हैं ये 30 जून के ऊपर रिकॉर्डेड भी है या नहीं है। अगर वो नहीं है रिकॉर्डेड, इसका मतलब है कि लायबिलिटीज इनकम्प्लीट है, और अगर वो रिकॉर्डेड है तो ऑब्वियसली कंप्लीटनेस आपकी इंश्योर हो जाती है। इसी तरह रिसीवेबल्स के हवाले से भी जब हम सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करते हैं, तो वहां पर भी हमें आइडिया हो जाता है कि क्या ये रिसीवेबल सब्सिक्वेंटली क्लियर हो भी रहे हैं। प्रोविजंस कंटीजेंसीज हैं, उसको भी हम सब्सिक्वेंटली देखते हैं कि कंपनी ने कोई प्रोविजंस वगैरह रिकॉर्ड नहीं की थी, या की थी तो उनका रिजल्ट अब क्या निकला है। तो इसका मतलब है कि आम तौर पे हमारे पास सफिशिएंट पीरियड होता है। देखें, अगर जून ईयर एंड है, 30 जून है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मतलब हमारी ऑडिट फर्म भी क्योंकि इस पे देखती है, तो प्रैक्टिकली तकरीबन आपका ना एंड ऑफ सितंबर आ जाता है इसको करते करते, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालते, मतलब फाइनलाइज करते हुए। ऑडिट रिपोर्ट की डेट का आपको आइडिया है कि ये तब डलनी चाहिए जब तमाम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका हो। अगर कोई भी एविडेंस रहता है तो तब तक डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लग सकती, ये आप लोगों को आइडिया है बखूबी। तो हम तकरीबन सितंबर ईयर एंड तक, सितंबर के मंथ के एंड तक हम तकरीबन तमाम एविडेंस ले चुके होते हैं, देन जाके हम रिपोर्ट देते हैं। तो आप समझ लें कि 3 मंथ्स हमारे पास आ जाते हैं, जून से लेकर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का, ठीक है। अब ये 3 मंथ्स सफिशिएंट होते हैं कि इसमें आपके बैलेंस शीट की आइटम्स जो हैं उनके बारे में कोई ना कोई एविडेंस हमें मिल सकता है, अगर तो हुआ तो, ठीक है। और इस तरह पीएनएल वगैरह के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें कोई ना कोई सब्सिक्वेंटली आइडिया हो सकता है। स्टॉक की एनआरवी का 3 महीने गुजर गए, भाई कुछ तो बिका ही है ना उसके अंदर, तो आपको एनआरवी का भी आइडिया हो सकता है कितने में बिक रही हैं चीजें। और इस तरह कोई आपके ऊपर केसेस वगैरह है तो वो कुछ ना कुछ उनकी चीजें सामने आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल आपने ये तो हो गया ना प्रोसीजर, जो आप बाकी काम कर रहे होंगे उसी के अंदर आपको इनडायरेक्टली मिल रहे होंगे, लेकिन कुछ आपने डायरेक्टली भी अप्लाई करने हैं। आपने एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है तमाम इवेंट्स की, देखना है क्लाइंट किस तरह बात के जो इवेंट्स हैं उनको किस तरह वो देखता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को किस तरह नोट करता है। इंक्वायरीज करें आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कोई बन चुके हैं सब्सिक्वेंट, तो आप उनको देखें। जैसे लिस्टेड कंपनी के केस में आपको आइडिया होगा कि 3 इयर्स के क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी रिव्यू करवाना होता है। तो अगर तो भाई वो भी 3 मंथ्स की, सॉरी, तो अगर वो 3 मंथ्स भी अब आगे हैं, क्वार्टर बन चुका हुआ है, तो भाई उसका भी जरा देख लेंगे क्या उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है जिसकी बेस पर आप जो फुल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बनी है उस पर कोई ना कोई आइडिया हो जाए। शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को देखें, बोर्ड की मीटिंग्स को देखें, वहां पर कोई ऐसी बात डिस्कशन में आती है या नहीं आती, ठीक है। देन आपका, अगर तो आपको कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाए, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाए जो इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में है, मतलब है कि आपने डेट डाल दी थी लेकिन अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी इशू नहीं की गई थी तो आप ऑब्वियसली मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट को कहेंगे, अगर तो उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट डलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मैनेजमेंट को कहेंगे भाई इसको अमेंड कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और देखें वो क्या इसके ऊपर एड्रेस किस तरह इसको करते हैं। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अमेंडमेंट डल गई, उन्होंने कर दिया उसको अमेंड, तो भाई जबरदस्त हो गया। आप क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और अपनी जो है एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि पहले आप एक दे चुके हो ना, तो अब आप एक न्यू वाली ऑडिट रिपोर्ट उनको प्रोवाइड कर दोगे। लेकिन अगर भाई मैनेजमेंट कहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं अमेंड करना है इसको, तो आपको पता है कि अभी तक जो है ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई थी, डेट उसके ऊपर डली थी, लेकिन अभी तक पब्लिक के पास नहीं गई थी। तो आप क्या करेंगे,
आप भाई सिंपल करेंगे कि उसके ऊपर अपना ओपिनियन मॉडिफाई करके उनको दे देंगे कि भाई अब ये वाली इशू करो। लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक तक भी जा चुकी हो या आपने वो रिपोर्ट एंटिटी के हाथ में पकड़ा दी थी, अब आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप मैनेजमेंट को कह दोगे कि जी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने जो है वो लाजमी तौर पे करनी है, ठीक है, अमेंड करनी है। अगर आप इसको अमेंड नहीं कर पा रहे तो फिर मैं अप्रोप्रिएट एक्शन ले लूंगा कि आप मेरी ऑडिट रिपोर्ट इसके साथ में लगाएं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो अब अमेंडेड वाली जानी चाहिए। बात समझ आ रही है? क्योंकि पहले जो ऑडिट रिपोर्ट है वो तो पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक है, अब तो अमेंड होनी चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर वो अमेंड नहीं कर रहा तो ये तो एक मॉडिफिकेशन इसके ऊपर डलेगी। डिपेंड करता है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या प्रोवेसिव है, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट नहीं मानती तो आप उन्हें कह दें कि भाई मैं लीगल एक्शन लूंगा। आप एक्शन ले सकते हैं इसके ऊपर, अपने लीगल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करें। तो अब इस लेवल पर विड्रॉ नहीं ना कर सकते आप, क्योंकि काम सारा खत्म हो गया, तो विड्रॉ वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया ना माइंड से। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही इशू हो गई हैं, पब्लिक के पास जा चुकी हैं, अब कोई मसला आ गया, तो फिर वही मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, उन्हें पूछें कि भाई किस तरह आपने इसको लेकर चलना है। अगर तो वो कहें कि जी हम दोबारा से इशू कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करके, जबरदस्त बात होगी भाई, कर दें इशू। लेकिन अब जो, क्योंकि लोगों के पास पहुंच चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लॉजिकली सोचें, लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पहुंच चुकी है, पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट भी पहुंच चुकी है। अब अगर आप इसको अमेंड करते हैं तो लोग कहेंगे यार फिर से दोबारा कोई नई चीज आ गई है। तो आपने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी उसको मेंशन करना है, मैटर को, जाहिर है मैटर मेंशन हो जाएगा ना। देन आपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी उसका रेफरेंस देके एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल देना है कि भाईजान वो जो मामला उधर मैं उसको रेफरेंस दे रहा हूँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोज्ड है, ठीक है। तो इस बेस पर हमारी एक नई वाली ऑडिट रिपोर्ट आपके पास आई है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उनको थोड़ा क्लियर कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरह मामला इसका हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो एक है कि जी लॉ प्रोहिबिट करता है, ये इसको, ये छोटा सा एरिया, इसको आप छोड़ते हैं, ये आपको बिला वजह कंफ्यूज करेगा। मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आप रहें, लॉजिकल होकर उसको सोचे। तो वो यही है कि जी अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो चुकी हैं और वो लोगों के पास पहले वाली मौजूद थी, अब नई वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी, नई ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। नई ऑडिट रिपोर्ट जाएगी तो लोगों को सिर्फ ये बावर करवाने के लिए कि भाई पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये वाला एक नया हमने कोई डिस्क्लोजर डाला है या एक नया ट्रीटमेंट हम लेकर आए हैं, वो आपने सिंपल अपनी ऑडिट रिपोर्ट के रेफरेंस से वो डाल देना है, ठीक है। डुअल डेटिंग डल सकती है, डुअल डेटिंग से मुराद क्या कि डबल डेट्स आपकी आ जाएंगी। ऑडिट रिपोर्ट आपकी जो न्यू डेट की है वो भी आप मेंशन करें और पुरानी भी मेंशन कर दें, लेकिन नई डेट के साथ आप मेंशन कर दें कि ये फला फला कुछ प्रोसीजर्स हैं वो हमने नई डेट के मुताबिक डाले हैं, पुराने अदरवाइज जो बाकी तमाम के तमाम प्रोसीजर्स थे, तमाम एविडेंस था, वो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के मुताबिक ही है। ठीक हो गया जी। तो डुअल डेटिंग के अंदर आपको फिर आइडिया है कि एम्फसिस भी डल सकता है, अदर मैटर पैराग्राफ भी डल सकता है। आपको 706 वैसे हम पढ़ लेंगे, आपको पता है कि आपका जो 705 और 706 है वो कहता है कि एम्फसिस ऑफ मैटर तब डलना है जब वो फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मसला था और मैनेजमेंट ने, मसला नहीं मतलब कोई भी डेवलपमेंट आई है, मसला होता तो फिर वो क्वालिफिकेशन है, कोई चेंजेस आई है, कोई ऐसी बड़ी बात हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आप चाहते हो कि यार हमारे यूजर्स को पता हो, तो आप फिर ऑडिटर क्या करता है कि रेफरेंस देकर उसका, उस डिस्क्लोजर का, उस नोट का तो पूरी बात कर देता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से बात नहीं है बल्कि ऑडिटर के हवाले से बात है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात है, ऑडिट के ओपिनियन के हवाले से बात है, देन आप अदर मैटर पैराग्राफ उसमें ऐड करते हो। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब आपका आ गया आइजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक बहुत ही वीक एविडेंस है, ठीक है। मतलब है कि आप इसको आप सफिशिएंट भी नहीं कह सकते और आप इसको अप्रोप्रिएट भी नहीं कह सकते, क्योंकि अप्रोप्रिएटनेस के अंदर ये होता है कि क्या वो उसके ऊपर रिलायंस भी प्लेस की जा सकती है कि नहीं, क्या वो रिलायबल है या नहीं। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, क्या मैनेजमेंट से कहते हो कि भाई जो जो आपकी जिम्मेदारियां थी तमाम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर, आप उसके अंदर भाई हमें लिख कर कह दो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है, पूरी तरह निभाया है। अब देखें, मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली कहेगी कि भाई हमने किया की है, तो मतलब इंटरनल एक डॉक्यूमेंट हो गया ना। याद करें, हमने आइजा 500 के अंदर पढ़ा था कि जी जो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस है वो डिपेंड करती है 4-5 चीजों के ऊपर। उसमें ये होता है कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल है, ये नहीं कि इंटरनल है ही नहीं, लेकिन इंटरनल लेस है। इस तरह डॉक्यूमेंट्री, ओरिजिनल, मतलब वो आपको पता है चीजें।
अब ये देखें, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट अपनी ही चीज़ों के ऊपर कही जा रही है कि भाई हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं चीज़ों की। तो मतलब कि कोई एज सच बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ना तो सफिशिएंट है ना ही अप्रोप्रिएट है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन स्टिल एक जब कुछ ना हो तो फिर ये है, भागते चोर चोर की लंगोटी सही, वो एक डायलॉग आपने सुना होगा। तो यही चीज़ है भाई यहाँ पे। और सेकेंडली ये है कि जहाँ पर बाकी एविडेंस लिए होते हैं, तो ये जो चीज़ है, ये दो चीजें, एक इंक्वायरी और एक रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये उसी आपके ऑलरेडी लिए गए एविडेंस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर देते हैं, मतलब उसके मजीद तकवीत दे देते हैं थोड़ी बहुत। अदरवाइज स्टैंड लोन बेसिस पर आप इनके ऊपर ना रहें भाई। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मैनेजमेंट अपनी तरफ से एक लिख कर कह रही थी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट चीजों के ऊपर उनसे ले लेते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप ने तमाम की तमाम लाइबिलिटीज डिस्क्लोज करती हैं, बताई हुई हैं, आपने तमाम रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजेक्शंस डिस्क्लोज की हैं, फ्रॉड किया, आपने असेसमेंट दी हुई है, हमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स आप हमें बताएंगे सारे के सारे, और जितने पता थे वो बता दिए हुए हैं। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपकी आ जाती हैं। अच्छा, अब ये होता क्या है कि आमतौर पर ये लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये लेटर जो है ये ऑडिटर बनाता है, लेकिन ये बनता, मतलब ऑडिटर इसको लिखता है, ड्राफ्ट करता है, लेकिन ये जो प्रिंट होता है ये क्लाइंट के लेटर हेड के ऊपर होता है। तो लेटर हेड का आपको पता ही है, ठीक है, और क्लाइंट ही इसके ऊपर साइन करता है। ऑडिटर क्यों बनाता है? ऑडिटर इसलिए बनाता है कि ऑडिटर ने अपने लिहाज से अपनी टेक्निकल जार्गन्स यूज करते हुए ऑडिट के, उसने अपने हिसाब से जो जो उसको रिप्रेजेंटेशंस लगती हैं स्पेसिफिक टू दैट क्लाइंट, दैट ऑडिट, वो अपने हिसाब से डाल लेता है, और क्लाइंट को वन बाय वन पढ़ा के कहता है कि भाई यहाँ पे साइन कर दो कि आपने तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर ली हुई हैं, ठीक है जी। तो उस केस में वो आगे से रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाती है। तो ये लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको हम आरएल बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपको एक फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है, तो ये जनरल सी चीज है बस। अब इसमें अगर तो क्लाइंट रिफ्यूज कर दे कि भाई हमने आपको मतलब नहीं देना रिप्रेजेंटेशन लेटर, देखें अब है तो एक एविडेंस ही, ठीक है, बेशक ये थोड़ा हल्के लेवल का एविडेंस है, लेकिन स्टिल है तो सही। अब अगर क्लाइंट आपको मना कर दे, पहले तो उसे पूछेंगे भाई क्या रीजन बन गई है, क्या लड़ाई हो गई हमारे साथ कि आप नहीं हमें प्रोवाइड करना चाह रहे। अगर तो आपको समझ आ रही है उनकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही बात, तो फिर आप उसके ऊपर अपना अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी आपका बनता है वो लें। ऑडिट ओपिनियन के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा जरूरी थी और आपको लग रहा है कि यार ये ना जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हैं, ये नहीं लिख कर नहीं मुझे देना चाह रहे, तो फिर आप उसको क्वालिफाई वगैरह भी कर सकते हो। इसलिए उन्होंने सिंपल कहा है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इफेक्ट देखना है। अभी स्नैरियो टू स्नैरियो, केस टू केस वेरी करेगा, ठीक है। आपको क्लियर कट नहीं बता रहा है कि आपने क्वालिफाई करना है या एडवर्स देना है या डिस्क्लेम करना है। सिंपल है कि भाई आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है उस सिचुएशन की, उसके मुताबिक जो जितना उसका इम्पैक्ट है उस हिसाब से कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया दो छोटे स्टैंडर्ड से। अब एक जो मेन स्टैंडर्ड है जो रिस्क के अंदर बहुत आता है, वो आपका है जी आइजा 570 गोइंग कंसर्न। पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आइजा 570 क्या है जी? आइजा 570 है जी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, कि अगर फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा इवेंट है जिसकी बेस पर ऑडिटर को ये लगता है कि भाई अगले 12 महीनों में, या ऑडिटर कहता है 12 नहीं, चलो 15-18 महीनों में कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी नहीं चल सकती, जो इसके हालात हैं, तो उसको कहते हैं देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न से मुराद क्या है कि चलता हुआ कारोबार रहेगा। अच्छा, अब IAS 1 है जी, आपको पता ही होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईफरस में काउंटिंग स्टैंडर्ड्स का IAS 1 ये कहता है कि हर क्लाइंट ने, हर एंटिटी ने कम से कम अगले 12 महीनों की अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है। अच्छा, वो एटलीस्ट का कहता है, वो मैक्सिमम नहीं कहता, सही है ना, मतलब वो कहता है कम से कम 12 मंथ की आपने करनी है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी एक और चीज के साथ भी जोड़ूंगा, जो शायद कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी आती है। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज करके मुझे पूछा हुआ है कि यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं कि जी 12 महीनों की बनानी है, लेकिन एक जगह पे हम कहते हैं कि अगर ऑडिटर एक्सटेंड करवाना चाह रहा हो अपनी असेसमेंट को, तो वो हम बात क्यों करते हैं। तो देखें, बात यही है कि IAS 1 आपको कहता है कम से कम 12 महीने, वो ज्यादा से ज्यादा नहीं कहता, कम से कम 12 महीने। लेकिन जो ऑडिट का स्टैंडर्ड है आइजा 570, वो कोई डेट, कोई पीरियड बताता ही नहीं है, ठीक है।
वो सिंपल यही कहता है गोइंग कंसर्न को आपने असेस करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक ही पीरियड है, वो है कम से कम वाला, ज्यादा वाला तो है ही नहीं। तो अगर ऑडिटर को अपनी असेसमेंट के मुताबिक लगता है कि भाई 12 महीने तो निकाल जाएंगे, लेकिन ये 15, 18 या 20 महीने बाद, जाहिर है 2-4 साल, 2-3 साल तक ही रखो, आप ज्यादा लंबा जाओगे तो इतनी तो असेसमेंट हो ही नहीं सकती किसी की। ठीक है, तो अगर ऑडिटर को लगता है कि जी 12-15 महीनों बाद इसने थोड़ा सा डामाडोल हो के इसके बंद होने के चांसेस है, तो ऑडिटर अपनी क्लाइंट को कह सकता है कि भाई अपनी असेसमेंट को आप एक्सटेंड करें, बढ़ाएं भी, क्योंकि IS1 कहता है कम से कम 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा पे कोई वो बात नहीं करता। ठीक है जी। तो अगर भाई हर अब क्लाइंट ने क्या करना है अपनी पॉलिसीज के अंदर भी, आपने होपफुली जहां से भी पढ़ा है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखी होंगी, क्योंकि ऑडिट ऑडिट जो है बहुत ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें अगर सिर्फ जुबानी कलामी बातें हो तो मेरे ख्याल में तो चीज या रट्टा ही लग सकता है, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल इतनी समझ आ सकती। तो मेरी तो अपनी भी कोशिश रही है क्लास में भी, जब मैंने ये सेशन पूरा करवाया था, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाई हैं लिस्टेड कंपनीज की भी, ऑडिट रिपोर्ट्स भी देखी हैं, रिप्रेजेंटेशन लेटर्स भी देखे हैं, मैनेजमेंट लेटर्स ML भी देखे हैं, फिर आपके एंगेजमेंट लेटर्स वगैरह। मतलब है कि प्रैक्टिकली आप चीज को देखें ताकि आपको समझ आए कि वाकई ये होती भी है, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं है। ठीक है जी। तो खैर आपने लिस्टेड कंपनीज या कोई भी कंपनी के आपने होपफुली देखे होंगे या देख लीजिएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसमें जो पॉलिसीज वगैरह के नोट्स होते हैं, वहां पर जाके आपके गोइंग कंसर्न असेसमेंट लाजमी है मेंशन करना। उसकी वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, कोई किस तरह लिखेगा, कोई किस तरह लिखेगा, बट इट इज मस्ट। ठीक है, आपने वो लाजमी करना होता है। उसमें यह है कि आपने बताना है कि जी हमारे मुताबिक गोइंग कंसर्न मतलब ठीक है, वो कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, या अगर है तो वो भी बता देना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट अपनी असेसमेंट देती है। अब आपने आइजा 570 कहता है कि ऑडिटर साहब ने क्या करना, उन्हीं की असेसमेंट को कंसीडर करना है, इवेल्युएट करना है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग लें। ठीक है, अगर तो 12 महीनों से कम बनाई हुई है तो फिर उसे कहें भाई कम से कम IS1 वाली तो बनाओ ना आप। ठीक है, वो उन्होंने बना दी 12 महीनों की। जो अजम्पशंस वगैरह, अजम्पशंस क्या होती हैं कि क्लाइंट बताएगा आपको कि अगले 12 महीनों में ये रेवेन्यू होगा, ये एक्सपेंसेस होंगे, भाई ये NPV, क्योंकि फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं ना आप, तो आप लोगों को पता है कि डिस्काउंट करके आप बैक ले आते हो फिर उसको फिगर्स वगैरह, क्योंकि हमने बेसिकली फिगर्स में बात करनी होती है। या फिर अगर अनलेस वहां पर कोई बहुत बड़े क्लाइंट के ऊपर केसेस लगे हुए हैं, वो फिर फिगर्स में ना भी हो तो नॉन कंप्लायंस की वजह से भी कंपनी बंद हो सकती है। तो खैर, अगर तो फिगर्स हैं तो फिर आप अगले उसकी फोरकास्टिंग कराते हो, फ्यूचर की प्रोजेक्शंस करवाते हो कैश फ्लोज की, और देन आप उसको बैक डेट पर लाकर, जिसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं या आप NPV उसे कह लें, अब वो उसकी देख लेते हैं। अब उसके अंदर ऑब्वियसली assumptions होंगी, फ्यूचर तो अनसर्टन है, किसी को नहीं पता कि क्या है। अब उसमें क्लाइंट ने लिखा होगा 5% सेल बढ़ जाएगी, 10% सेल बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय जितने हो जाएंगे, एक नई दुकान खुल जानी है, फला फैक्ट्री बंद हो जानी है, मतलब इस तरह की डिफरेंट चीजें। अब वो जो कुछ भी है, दे आर ऑल एस्टिमेट्स। तो आपने उन एस्टिमेट्स को ऐसे ही देखना है जैसे कि आइजा 540 के तहत आप बाकी तमाम एस्टिमेट्स को देखते हो, उनकी assumptions की रीजनेबलनेस को आपने देखना है। ठीक है जी। तो वो सारा कुछ करके, अगर आपको लगता है कि जी इसके पीरियड से बियॉन्ड भी थोड़ा जाना चाहिए, तो आप इंक्वायरीज भी कर सकते हैं मैनेजमेंट से। उनको कह भी सकते हो कि यार एक मजीद कोई एक असेसमेंट आप हमें बनाकर दे दें, उसकी भी, उस पीरियड की भी, 6-8 महीनों की। और ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं कि जी अगर ये इवेंट्स हो जाएं, इस तरह के कोई कंडीशंस आपके सामने आ जाएं, तो वहां पर फिर थोड़ा शक बढ़ जाता है कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अच्छा देखें, अब पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन आना है, और उसमें रिस्क असेसमेंट में ऑडिट, ये जो आइजा 570 है, इसका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, स्टैंड लोन भी आ जाता है, अलग से भी आ जाता है। अब मसला क्या होता है कि स्टूडेंट 2-3 जगहों पर ऑडिट के अंदर बहुत जज्बाती होता है। एक, आप लोग एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ जो है उसको अब्यूज करते हैं, देखिए जहां पर दिल किया बस डाल दिया, ऐसे नहीं, उसको भी थोड़ा कंट्रोल रखना है अपने आप को। फिर एक मसला आता है ये गोइंग कंसर्न के अंदर कि थोड़ा सा अभी कंपनी के हालात पतले हुए हैं और आपने फौरन भाग के गोइंग कंसर्न। देखें, गोइंग कंसर्न एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है, मतलब एक तगड़ी चीज है। इसको आपने सपोर्ट करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, साफ सुथरा तगड़ा एविडेंस होना चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ अगर कंपनी 1 साल लॉस में चली गई और आप भाग के कहते हैं गोइंग कंसर्न लग गया, भाई ये क्या हो गया? गोइंग कंसर्न मतलब इतना इजी थोड़ी है। एक कंपनी है, उसका पहले 2-3 साल है, पहले 2-3 सालों में वैसे ही कंपनी जाहिर है थोड़ा ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुंच पाती अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को, तो इट्स नॉर्मल, मतलब कोई इतनी बड़ी ये चीज नहीं है कि आप इसकी बेस पे गोइंग कंसर्न लगाओ। इसलिए ये देखें, जितने भी यहाँ पे इवेंट्स या फाइनेंशियल कुछ इवेंट्स हैं, कुछ ऑपरेटिंग हैं, कुछ इसके अलावा नॉन कंप्लायंस वगैरह के हैं,
आपने कोशिश करनी है कि कम अज कम अगर क्वेश्चन के अंदर गोइंग कंसर्न हुआ, वो कभी भी, ये मेरी बात पे आप यकीन रख लें कि कभी भी एक इवेंट के बेस पर गोइंग कंसर्न नहीं लग रहा होगा। आई कैप ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जिसमें एक आधे इवेंट के बेस पे, कम अज कम 3-4 इवेंट्स मिलकर इतना तगड़ा आपको इन्फेरेंस दे रहे होंगे, इतना तगड़ा वो एविडेंस दे रहे होंगे कि आप उसकी बेस पर फिर कह सकते हैं कि गोइंग कंसर्न का मसला है। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक आधा आ गया, मिसाल के तौर पे ऐसे हो सकता है कि डेट इक्विटी रेशियो बहुत बुरी है, कंपनी चल रही है लोन्स के ऊपर, लेकिन इतने ज्यादा लोन ले लिए हैं कि अब डर है कि यार अगले लोन मिलने नहीं है, पिछले पे करने हैं, तो ये पिछले पे कहाँ से करने हैं, एसेट कोई नहीं पड़े हुए, डेट इक्विटी रेशियो इतनी बुरी है कि नेट एसेट्स बहुत कम है, तो कंपनी हो सकता है कि डिफॉल्ट की तरफ चली जाए। ये एक है अभी, सही है। आप इसके साथ मिला सकते हैं कुछ और रेशियोज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत बुरी हो गई है, इंटरेस्ट ही नहीं पे करने के पैसे बचे, ऊपर से रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, ऑपरेटिंग जो हमारे ऑपरेशंस है जो हमारे, उधर से हमें कोई पैसा नहीं आ रहा। आपको कैश फ्लोज आप लोगों ने बनाई होगी, उसमें पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले आती है, उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वगैरह आती है। तो ऑपरेटिंग में से कुछ बचेगा तो भाई नीचे वाले में से हम जाएंगे ना। अगर ऑपरेटिंग ही आपकी नेगेटिव में चली गई है तो नीचे अगर कुछ लगाना पड़ गया, इन्वेस्ट करना पड़ गया या कोई फाइनेंस करना पड़ गया, वो आप कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की आपने ना डिफरेंट चीजों को देखकर फिर जाके बात करनी है। सिर्फ एक बात की बेस पर मैं दोबारा आपको एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ कि एक बात की बेस पर अगर गोइंग कंसर्न का माइंड में आ रहा है ना, तो अपने माइंड को, दिल को थोड़ा थाम लेना है। गोइंग कंसर्न थोड़ी भाई हटके चीज है, थोड़ी स्वेयर किस्म की चीज है, इसलिए वो बेचारा एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन में लिखने लग गया कि भाई आप जो है गोइंग कंसर्न को अवॉइड करें, उसको छोड़ दें, आप बाकी चीजें लिखें। ठीक है, वो जरूरत क्यों पेश आ गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स जज्बाती हो जाते हैं, गोइंग कंसर्न की तरफ निकल जाते हैं, वो फजूल में फिर इतना लंबा चौड़ा जितना मर्जी लिखा हो, वो जाहिर है फायदा तो उसका कोई नहीं। ठीक है जी, तो अगर अब ये तो होगी ना बात कि गोइंग कंसर्न के ऊपर आपने किस तरह देखना है। अब मसला ये है कि अगर कोई इवेंट आइडेंटिफाई हो जाए, अगर कोई सिचुएशन ऐसी नजर आ जाए, 2-4 सिचुएशन नजर आ गई हैं, तो भाग के जाएं भाई, मैनेजमेंट से डिस्कस करें, सिचुएशन को समझें, कैश फ्लोज वगैरह को देखें, पैसों के क्या मामला है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कोरेस्पॉन्डेंस देखें, इदारों के साथ कोई ऐसी कोरेस्पॉन्डेंस तो नहीं आई हुई यहाँ से लगे कि यार इनको पेनल्टीज लग जानी, फाइन्स लग जाने, सैंक्शंस लग जानी है। शेयर होल्डर्स की डिस्कशंस देखें कि उसके अंदर तो नहीं कोई ऐसी बात डिस्कस हो रही। तो ये आपने सारा कुछ करके लीगल जो आपका क्लाइंट का एडवाइजर है उससे इंफॉर्मेशन लेकर उसकी बेस पर एक ओपिनियन बना लेना है कि भाई क्या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है या नहीं है, ये अब आपको पता लग जाएगा। बात क्लियर है होपफुली। अब आपने मैनेजमेंट वगैरह के साथ डिस्कस किया है, दो चार गवर्नेंस के साथ भी डिस्कस कर लिया है, और अब आपने ओपिनियन या एक पैराग्राफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालना है उसका तरीकाकार क्या है। दोबारा से एक बात मैं आपको याद करवा दूं जो पहले भी हमने की थी कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर डिफरेंट पैराग्राफ्स एग्जिस्ट करते हैं अपनी पर्सनल हेडिंग के साथ, स्पेसिफिक हेडिंग के साथ, तो आपने उनको किसी और जगह पे घुसाने की कोशिश नहीं करनी भाई। अगर रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ है तो वो क्वालिफिकेशन वाली बात एमसीज मैटर में नहीं जा सकती, तो लॉजिकली नहीं जा सकती, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन एमसीज के अंदर तो आप स्पेशल लिखते हो कि हमारा ओपिनियन अनमोडिफाइड है, ठीक है, इस मामले में। लेकिन स्टिल आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इसी तरह एमसीज वाली बात कहीं और नहीं जा सकती, कैम वाली बात कहीं और नहीं जा सकती। ठीक है, इसी तरह भाई गोइंग कंसर्न के ऊपर अगर मसला है तो ये नहीं है कि आपने मतलब इसको एमसीस के अंदर डाल दें या कुछ और तरह। अगर तो मसला है तो ओपिनियन क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेम वगैरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मसला नहीं है, मतलब इतना मटेरियल मसला नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और क्लाइंट ने भी उसी के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बनाई है, लेकिन मसला तो है। अब देखो, अगर कोई इस तरह का मसला हो अहम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बात बता रहे हैं, तो आमतौर पे हम देते हैं एम्फसिस ऑफ मैटर। ये गोइंग कंसर्न भी आज से 10-12 साल पहले एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के नाम से ही डलता था, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एक स्टैंडर्ड निकाल दिया गया आइजा 570। इसका मतलब है कि अगर गोइंग कंसर्न के ऊपर अनसर्टेनिटी है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है, तो आप इसको एम्फसिस या किसी और चीज में कैम वगैरह में नहीं डालोगे। हालांकि कैम भी हो सकता है ना, क्योंकि इसके ऊपर एफर्ट तो लगी है, सिग्निफिकेंट अटेंशन तो लगी, लेकिन क्योंकि इसका अपना पैराग्राफ एग्जिस्ट करता है तो आप इसको अपने पैराग्राफ में लिखोगे। तो भाई ये कोई 5 सिचुएशंस, आपको 4 सिचुएशंस वो बताने लगे, वो दे लेते हैं। पहले नंबर पे क्या है, गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट से मुराद क्या है कि भाई गोइंग कंसर्न बेसिस जो उन्होंने बनाई है वो गलत है। हम कह रहे हैं कि गोइंग कंसर्न की मटेरियल अनसर्टेनिटी है आपकी, क्लाइंट ने फिर भी गोइंग कंसर्न बेसिस पर बना दिए साफ सुथरे का। ये तो भाई इतना बड़ा मसला है। देखें,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वजूद ही सारा गलत हो गया ना। गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर बनती हैं सादा वाली जो आप लोग पढ़ते हो। अगर आपकी अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ठीक नहीं है, तो फिर आपकी बनती है ब्रेकअप बेसिस पर, या उसको आप एनआरवी बेसिस भी कह सकते हो, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस भी कह सकते हो। उसका मतलब क्या होता है कि भाई अब एसेट्स बिकने हैं तो मार्केट में इस वक्त फेयर वैल्यू पे जितने इतने के बिकेंगे उसके हिसाब से आप एसेट लायबिलिटीज वगैरह को मेंशन करते हो। अदरवाइज तो आपको पता है ना जो जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आप कर रहे होते हो। तो अगर आपकी गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है और क्लाइंट नहीं मान रहा आपकी बात, उसने फिर भी अकाउंट्स बना रही है, तो भाई फिर क्या लगेगा, एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि परवेजिव इफेक्ट है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेड़ा गर्क करती है। तो आप क्या करेंगे, अब ये इसको आप स्कोप लिमिटेशन ना कह सकते, क्योंकि मिल तो गया है कि मिस स्टेटमेंट है, एविडेंस मिल तो गया, एडवर्स ओपिनियन चला जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है, गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ठीक है भाई, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, वैसे उन्होंने मतलब कि सही बना दिया, लेकिन अभी भी क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी कोई ना कोई है। तो कोई बात नहीं भाई, अनमोडिफाइड ओपिनियन उन्होंने सही बनाए हैं, लेकिन साथ ही क्या आ जाएगा, आपका गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आ जाएगा मटेरियल अनसर्टेनिटी का, उसके अंदर आप इसको मेंशन कर देंगे सारी सिचुएशन को डिटेल में कि भाई क्या है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसका कोई रेफरेंस है तो आप उसका डिस्क्लोजर का रेफरेंस भी दे देंगे। अच्छा, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो फिर भी आप यही करेंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है, गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट बट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट गिवन। ऊपर वाली सिचुएशन ये थी कि भाई गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट थी और डिस्क्लोजर भी दिया हुआ था, तो फिर सही है भाई कि वो डिस्क्लोजर के अंदर उन्होंने अनसर्टेनिटी बताई होगी कि भाई ये अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन स्टिल क्या है, हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। तो आप उस डिस्क्लोजर का रेफरेंस दे के रिपोर्ट के अंदर भी एक पैराग्राफ डाल दो मटेरियल अनसर्टेनिटी का। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है लेकिन वो डिस्क्लोजर कोई नहीं दे रहे, उसका कहते यार नहीं दफा करो, एक आधी अनसर्टेनिटी है, क्या उसको मेंशन करना है, तो ये देखें गलत है। अब आपने इसके ऊपर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना है मटेरियलिटी को देखते हुए। और लास्ट क्या है, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। मैनेजमेंट जो है जी वो इसको कर ही नहीं रही अपनी असेसमेंट को, ना तो वो बना रही है, और अगर ऑडिटर कह रहा है यार इसको एक्सटेंड कर लो तो वो एक्सटेंड भी नहीं कर रही है, मतलब दोनों तरफ से मसला आ गया। तो ये स्कोप लिमिटेशन है ना आपकी। तो अगर तो स्कोप लिमिटेशन मटेरियल हो तो क्वालिफाइड ओपिनियन है, और अगर आपकी परवेजिव हो तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आपका चला जाता है। बात आ गई है जी समझ आपको। ये था जी आपका मामला। चले, अब आपके 3 स्टैंडर्ड्स तो हो गए, अब आ जाते हैं फौरन हम ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। ऑडिट रिपोर्ट देखिए, ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी है इसमें हम 700 सीरीज है जी आपकी, 700 आइजा 700 जो है अनमोडिफाइड ओपिनियन, मतलब सिंपल प्लेन रिपोर्ट देता है। फिर आपको जो है 701 वो आपके कैम पे आ जाता है, 705 मॉडिफिकेशंस पे आ जाता है, और 706 एमसीज मैटर पे आ जाता है। 710 और 720 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो अदर इन्फॉर्मेशन और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो वो जब आप थोड़े मजीद बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह तब पढ़ लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आ गया कि पर्पस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये सारी जेनेरिक सी बातें हैं कि पर्पस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, भाई हमने ओपिनियन देना, बोल के तो नहीं ना देना, लिख के देंगे, सही है। अब इसके अंदर फिर हम एक तो रिपोर्ट की शेप में दे देते हैं, देन उसके अंदर हम सारा बताते हैं कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई मसला आ रहा है तो उसके ऊपर क्वालिफिकेशन एडवर्स या डिस्क्लेमर वगैरह लग जाता है। और इस तरह कोई बहुत ही अहम मैटर था जिसके ऊपर ऑडिटर ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, तो 701 के मुताबिक कैम लग गया था, की ऑडिट मैटर। और अगर कोई एमसीडो मैटर डालना है, अदर मैटर डालना है, वो हम बता देते हैं, हमारी लीगल, इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट क्या है अपनी कंट्री के हिसाब से, लोकल लॉज के मुताबिक उसके ऊपर कोई बातें आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ है। अब इसमें एक्सपेक्टेशन गैप की बात की, एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, जनता क्या समझती है ऑडिटर करते हैं और हम असल में क्या करते हैं, तो ये एक एक्सपेक्टेशन गैप है। तो वो हमने क्लियर करना होता है। मतलब कि अवाम को लगता है कि यार अगर ऑडिटर रिपोर्ट आ गई तो ये एक किस्म का लाइसेंस है, सब कुछ ओके है, सब कुछ बेहतरीन है, सर्टिफिकेट है। तो ये ऐसे तो नहीं है। हम तो भाई रीजनेबल इंश्योरेंस देते हैं, और हमने उनको बताना है कि भाई हम एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं दे रहे, हम एक रीजनेबल इंश्योरेंस देते हैं बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, और हमारे प्रोसीजर्स की बेस पे जो हम आइजास के मुताबिक परफॉर्म करते हैं। फिर अवाम समझती है कि हमने फ्रॉड भी पकड़ना होता है। देखें, हमने फ्रॉड देखना है, लेकिन फ्रॉड की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट रेस्ट विद द मैनेजमेंट एंड दोज विद गवर्नेंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड के ऊपर इतनी की ही है जितनी हमने कोई एरर के ऊपर करनी होती है, ठीक है। बस ये है कि आइजा 240 जो है वो हमें थोड़ा मजीद इसके ऊपर स्केप्टिकल होने की वो कहता है, गाइडलाइंस देता है कि आपने थोड़ा स्केप्टिकल होकर चीजों को देखना है, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो एक्सपेक्टेशन गैप है, तो हम ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली बताते हैं कि भाई ये चीजें हैं असल में। अब आ गई अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन हमने देना है जी, आइजा 700 हमसे रिक्वायर करता है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये है कि हमने जब तमाम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस ले लिया हो, चाहे हमने मॉडिफाइड ओपिनियन देना है चाहे अनमोडिफाइड, लेकिन इससे पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिला तब तक हम डेट नहीं डाल सकते रिपोर्ट की, आपने बात माइंड में रखनी है। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डेट डल गई थी उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आई है, तो क्या ये सही है? भाई ये बिल्कुल गलत है। जब तक कि तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, चाहे वो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हो, याद करें आइजा 220 के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर आपकी किसी के साथ कंसल्टेशन चल रही है तो जब तक कंसल्टेशन सारी की सारी क्लोज नहीं हो जाती आप डेट नहीं डाल सकते। इस तरह अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चल रहा है और जो आपने पहले से एक EQCR बंदा रखा हुआ है कि जी वो पहले रिव्यू करेगा उसके बाद रिपोर्ट डलेगी, तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक उसके साथ जो डिस्प्यूट्स हैं, आपके जो डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व नहीं होती, यू कैन नॉट डेट दी ऑडिट रिपोर्ट, आप नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि पीछे इसके थीम ये है कि भाई जब तक आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, आपको आइजा 700 रिपोर्ट बनाने से, ओपिनियन देने से रोकता है, ठीक है जी। तो हमने भाई एक तो एविडेंस ले लेना है, फिर हमने देख लेना है कि जो मटेरियल स्टेटमेंट्स हैं वो कलेक्टिवली या इंडिविजुअली क्या वो मटेरियल हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो मटेरियल हैं। अगर तो मटेरियल हैं तो उनके ऊपर आइजा 705 के मुताबिक रेलेवेंट जो भी क्वालिफिकेशन लगनी है वो लग जाएगी या एडवर्स वगैरह हो जाएगा। और अगर वो मटेरियल नहीं है तो क्या उनको छोड़ दिया जाए? नहीं भाई, उनको फिर भी, मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ कि एग्रीगेट में भी वो मटेरियल नहीं है तो फिर भी उनको क्या करना है, उनको याद करें, हमने एक बार डिस्कस की थी मैनेजमेंट लेटर। मैनेजमेंट लेटर के अंदर आपने उसको उधर ही मेंशन करना है, और रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर आपने उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन लाजमी लेनी है क्लाइंट की। क्लाइंट कहेगा कि भाई कोई अनकरेक्टेड स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, ये जो नीचे बची है अनकरेक्टेड स्टेटमेंट है लेकिन ये इमटेरियल है, और इसकी एनेक्सर के अंदर हम लिस्ट आपको प्रोवाइड करके साइन करके दे दें। क्लियर है जी बात? अच्छा, अब ये बात होती है कि दो तरह के फ्रेमवर्क हैं, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फर्क थोड़ा सा ये, कंप्लायंस से मुराद क्या है कि भाई आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ रूल्स के ऊपर है, जो रूल्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बताए गए आपने सिर्फ उनको फॉलो करना है। जबकि फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ना सिर्फ कंप्लायंस करनी है बल्कि उनको प्रेजेंट आपने इस तरह करना है कि किसी को धोखाधड़ी ना हो। आपको बात पता ही होगी ना, प्रिंसिपल और रूल्स में फर्क होता है। तो रूल्स क्या होते हैं कि आपके लॉज वगैरह जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं तो उनके अंदर अगर कोई लूप होल हो तो आप उसमें से बच बुझ के निकल जाते हैं, लेकिन आपसे पूछा सिर्फ ये जाएगा कि यार ये 10 रूल थे वो फॉलो किए हैं या नहीं किए। जबकि प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल के अंदर आपको एक उसूल बता दिया जाता है कि इस उसूल के ऊपर रहते हुए आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे ये उसूल डेविएट हो। अब वो काम कौन कौन से हैं वो आपने खुद डिसाइड कर लेना है। जैसे हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं, चैप्टर 13 के अंदर जो आपके थोड़ा बहुत बताया हुआ है, वो भी बेसिकली क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके। आपको तमाम काम नहीं बताया जाता कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपको सिंपल उसूल बता दिया जाता है कि 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीच करे, ठीक है जी। तो अब कंप्लायंस और फेयर प्रेजेंटेशन का आई होप समझ आ गई होगी। हमारा जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। ये कहता है कि भाई ना सिर्फ आपने कंप्लायंस करनी है बल्कि आपने चीजों को इस तरह फेयरली प्रेजेंट करना है कि बड़ा इजीली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चीजें समझ आए, उनसे कोई धोखाधड़ी नहीं करनी, कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है जी। अब एलिमेंट्स आपके जो ऑडिट रिपोर्ट के ये तकरीबन 14 एलिमेंट्स हैं। ये आप लोगों ने अगर ऑडिट रिपोर्ट असल में देखी हुई है फिर तो बहुत इजी हो जाता है याद रखना कि आप वो उसको माइंड में देखते हो, यार ऊपर ये पैराग्राफ था, ये था, इसी तरह ही बनती है, ठीक है। ऊपर एड्रेस आ जाता है, किसको आपने एड्रेस करना है, टू द मेंबर्स। आमतौर पर जिसने आपको हायर किया होता है उसी को एड्रेस करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब शेयर होल्डर्स आपको, जिनको मेंबर्स भी बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, वो आपको हायर करते हैं, ठीक है जी, एट द प्रपोजल ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपने उन मेंबर्स को ही क्या करना है, एड्रेस करना है। फिर उसके बाद आप अपना टाइटल वगैरह ऊपर लिख के एड्रेस आ गया किसको किया है, देन ऑडिटर का ओपिनियन आ गया। बेसिस फॉर ओपिनियन क्या बेसिस है, मतलब दो होता है। अगर आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन या तो पहले ओपिनियन आ जाएगा कि भाई हमारा ओपिनियन अनमोडिफाइड है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, उसके नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन आ जाएगा कि हमने एविडेंस वगैरह लिया हुआ है। उस तरह अगर क्वालिफिकेशन है तो पहले क्वालिफाइड ओपिनियन फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। इस तरह एडवर्स है, एडवर्स ओपिनियन देन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। और इस तरह अगर डिस्क्लेमर है तो वो आ जाएगा। डिस्क्लेमर
तो ये होता है ना कि भाई हम देते ही कोई नहीं है, जाओ दौड़ जाओ, कोई ओपिनियन ही नहीं है। फिर गोइंग कंसर्न वगैरह आ जाती है, फिर कैम आ जाते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन ये वो, इस तरह करके सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब ये जो है ना ऑडिट रिपोर्ट का जो कंटेंट है, जो फॉर्मेट है, ये आइजा 700 और इस तरह ये तमाम स्टैंडर्ड्स के अंदर दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि जी हर लोकल लॉ होता है, उसकी अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस तरह फिर एक इंटरनेशनल जब कोई लॉ हो या स्टैंडर्ड हो और एक तरफ लोकल लॉ हो, तो हमेशा जो लोकल लॉ आपका होता है मुल्क का, वो प्रिवेल करता है, वो ऊपर होता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रेगुलेशन 2018 जो है वो उसका फॉर्मेट चलता है। उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज का बताया हुआ है कि सिंपल जो कंपनीज है उनके लिए किस तरह आपने बनानी है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए किस तरह करनी है, और रिपोर्ट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो हम पाकिस्तान के अंदर उसी रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज करते हैं। ऑल्दो ऑब्वियसली तकरीबन यही सारी चीजें उधर है, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, जैसे ज़कात एंड उशर के ऊपर बात है वहाँ पे। देन के हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक प्रॉपर बुक्स रखी हुई हैं, क्लाइंट ने उसको देखा है। देन इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर जो भी हुए हैं वो क्लाइंट के अपने काम के लिए हुए हैं, ठीक है, अपने नाम पे हुए हैं। इस तरह की कुछ चीजें एडिशनल उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक है इसमें। अच्छा, दो तीन चीजें हैं जो लिस्टेड कंपनी के, ये आप मेंशन कर लें, लिख लें अगर ऑलरेडी नहीं इसका आइडिया। तो दो तीन चीजें हैं जी, वो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मस्ट हैं, अदर देन लिस्टेड के लिए ऑप्शनल है। अगर ऑडिटर को लगता है तो वो डाल सकता है, नहीं भी डालना चाहे तो खैर है, लेकिन लिस्टेड के लिए मस्ट है। वो कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे है जी आपका जो कैम कैम का सेक्शन, की ऑडिट मैटर का सेक्शन लिस्टेड कंपनी के लिए मस्ट है, हर सूरत होना चाहिए। 701 आइजा 701 ये कहता है कि भाई मुझे समझ नहीं आती ये बात कि एक लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और उसके अंदर कोई एक मैटर ऐसा नहीं था जिसके ऊपर ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट एफर्ट या टेंशन लगाई हो या सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया था, मुझे नहीं समझ आती, इसलिए भैया आपने कैम लाजमी देना। लेकिन अगर स्टिल आप बिल्कुल ही नाअहल हैं और बतौर ऑडिटर के आपको कोई कैम भी नहीं मिला, तो फिर भी आपने कैम का सेक्शन डाल के ये मेंशन करना है कि भाई कोई कैम नहीं ऐसा मुझे नजर आया जो मैं यहाँ पे रिपोर्ट करूँ। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए कैम मतलब लाजमी है, अदर देन लिस्टेड के लिए ऑप्शनल है। अगर कोई लगता है तो आप डाल दें, अदरवाइज खैर है। ठीक है जी, देन आपका जो है एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात है कि आपने आई कैप के साथ, आई कैप कोड ऑफ एथिक्स के साथ इंडिपेंडेंस उसके मुताबिक जो होती है, आप उसके अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट हो क्लाइंट से। ये लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है, अदर देन लिस्टेड के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन आप ये पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हैं। इस तरह अदर इन्फॉर्मेशन भी एक है स्टैंडर्ड, उसकी भी थोड़ी बात आ जाती है उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं। देन इसमें आपका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आपने देख लेना है। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है कि जी एंगेजमेंट पार्टनर जो है लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट के लिए लाजमी है। ये बात वैसे थोड़ी गलत है, क्योंकि जो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन है 2018 की, उसके मुताबिक हर रिपोर्ट के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन खैर हम इसके मुताबिक ये याद रख लें, तो आपने फर्क में याद फिर वो कैम रखने हैं। ठीक है, कैम नहीं डलते लिस्टेड के अलावा सब में लाजमी नहीं है, और इंडिपेंडेंस वगैरह और अदर इन्फॉर्मेशन वो लाजमी नहीं। की ऑडिट मैटर्स क्या है? देखिए, की ऑडिट मैटर्स वो मैटर हैं जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में, उसके अपने अकॉर्डिंगली, उसके अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जजमेंट के मुताबिक, या तो उनके अंदर तीन चीजें थी, मतलब या तो उनके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क था, ठीक है, या वो सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व थी उनके अंदर, ठीक है, या वो क्या थे, सिग्निफिकेंट अटेंशन रिक्वायर की उन्होंने, ज्यादा उसके ऊपर आपकी एफर्ट लगी है, तो उसको आप क्या कहोगे? की ऑडिट मैटर्स आपके वो होते हैं। अच्छा, अब ये जो की ऑडिट मैटर्स हैं ये करंट पीरियड के होने चाहिए। वैसे आपको पता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव पीरियड भी आ रहा होता है, साथ साथ कंपैरेटिव्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब है कि की ऑडिट मैटर्स जब आपने मेंशन करने हैं, तो उसमें आपने पुराने साल के अंदर, अगर आपकी इस मतलब इस साल के ऑडिट के दौरान पुराने किसी ईयर के ऊपर आपकी एफर्ट लगी है किसी पॉइंट के ऊपर, वो आपने मेंशन नहीं करनी है। आपने सिंपल क्या करना है, जो करंट पीरियड के अंदर जो हुए हैं इस 12 महीनों के अंदर, उनके ऊपर अगर कोई सिग्निफिकेंट अटेंशन, सिग्निफिकेंट एफर्ट लगी है, तो उनको आपने देख लेना है। ठीक है जी, तो ये आपके तीन तरह के होते हैं, जहां पर रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा हो, जहां पर आपका जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्लाइंट की जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से आपको भी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ी ज्यादा, या क्या है, कोई सिग्निफिकेंट या कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है, कोई बड़े मतलब मोनिटरली हुई है, या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है इस तरह का, नई फैक्ट्री लगी है, ठीक है,
कोई नया प्लांट ले लिया है या आपने जो है कोई सब्सिडरी डिस्पोज कर दी है, मतलब कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट हुआ है, तो आप उसको भी अपना की ऑडिट मैटर कह सकते हो। अच्छा, अब आपको आइडिया कि जो भी मैटर हो, जो भी बात हो, आपने सबसे पहले दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ, मैनेजमेंट के साथ पहले डिस्कस करना होता है, देन आप दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली जो चीजें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन होनी है, वो पहले दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ हर सूरत डिस्कस होनी है। ये नहीं होगा कि क्वालिफिकेशन छुप छुपा आगे लगा दो, भाई पहले आपने उनको सही करने का मौका देना। अगर वो सही कर लें तो सही है ना, मसला रिजोल्व हो गया, क्वालिफिकेशन क्यों लगानी है। लेकिन अगर वो नहीं रिजोल्व करते फिर आप क्वालिफिकेशन की तरफ जाओगे। इस तरह अगर कोई इस तरह के मैटर्स भी आपके सामने आते हैं तो पहले आपने दो चार गवर्नेंस के साथ डिस्कस करने हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि की और मैटर्स आर दोज मैटर्स आउट ऑफ मैटर्स डिस्कस विद दो चार गवर्नेंस। उनके साथ जो हमने डिस्कस किए थे उनमें से कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर या तो रिस्क मटेरियल मिसमेंट बहुत ज्यादा था, या जो है जजमेंट बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ी है, या ये इटसेल्फ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट है, इसलिए हम इसको कैम समझ रहे हैं। तो ये भाई आपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है। जब आपने मेंशन करना है, लिस्टेड कंपनीज के लिए लाजमी है, अदर देन लिस्टेड के लिए लाजमी तो नहीं है। तो आपने की ऑडिट मैटर्स सेक्शन, मतलब पैराग्राफ का नाम लिखना है की ऑडिट मैटर्स, ठीक है। अब उसमें आमतौर पे क्या होता है कि आप टेबल की शेप में भी, अक्सर प्रैक्टिकली तो यही होता है, हम लोग भी यही करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो कोई भी शेप हो सकती है आपकी प्रेजेंट करने की, कोई भी फॉर्म हो सकती है। आमतौर पे करते हैं जी, एक तरफ पे आपके की ऑडिट मैटर आ गया, उसमें आप लिखते रहिए कि की ऑडिट मैटर क्या है, क्यों था, किस वजह से आपको लगा कि की ऑडिट मैटर है, आप उसकी रीजनिंग देते हो। दूसरी साइड पे फिर आपने कुछ चीजें मेंशन करनी है। वो चीजें क्या है, आपने वहां पर ये लिखना है कि भाई आपने इसको किस तरह एड्रेस किया है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, उन प्रोसीजर्स का क्या रिजल्ट निकला है, और आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्वालिफाइड नहीं है ये वाली चीजों के ऊपर, क्योंकि अगर क्वालिफाइड होता तो वो अपनी जगह पे है। अच्छा, अब ये भी हो जाता है कि भाई क्वालिफाइड ओपिनियन जिसके ऊपर लगा है या एडवर्स लगा है, तो उसके ऊपर भी एफर्ट लगी है, तो वो पता लगा ना मसले का, तो क्या वो भी कैम है? जी बिल्कुल, वो भी कैम है। तो अब ये बात जरा गौर से समझें। अगर आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन है और कोई मैटर इतना सिग्निफिकेंट लगा ही नहीं है आपको, लेट्स सपोज कि आप उसके ऊपर कैम दो, फिर आप क्या करोगे, आप एक कैम का सेक्शन डालोगे। सेक्शन तो डालना लाजमी है लिस्टेड कंपनी के लिए। आप वहां पे करोगे कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब इन क्वालिफाइड ओपिनियन और एमसीज ऑफ मैटर, या आपका गोइंग कंसर्न मैटर, क्योंकि वो भी सारे अहम मैटर्स हैं, ठीक है। उनके अलावा देर आर नो की ऑडिट मैटर्स, उसके अलावा कोई भी नहीं है। एक तो आप, इसका मतलब है कि आप ये लिख रहे हो कि एक्सेप्ट फॉर दैट, कि वो तो है ही, उसके अलावा कोई नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई उसके अलावा भी हैं, क्वालिफिकेशन भी लगी हुई है, और भी मैटर है, तो फिर आप लिखोगे इन एडिशन टू दैट, इन एडिशन टू दोज मैटर्स डिस्क्राइब इन क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, या गोइंग कंसर्न वगैरह, फॉलोइंग आर की ऑडिट मैटर्स। आप इस तरह लिख दोगे कि भाई वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी दो चार मिल गए हैं, ये लिख लिए। अब तीसरी सिचुएशन ये आ गई कि भाई कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल अनमोडिफाइड है, लेकिन की ऑडिट मैटर कोई मिल गया, तो सिंपल आप क्या करोगे, कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं, सिंपल आप कैम का सेक्शन है, या पहले एक इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिखनी होती है, कैम होते क्या है वो सारा कुछ बता के आपने नीचे कहा कि भाई ये वाले कैम है, ये हो गया मसला। होपफुली बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला, तो उस सूरत में भी क्या करना है, कैम का सेक्शन डाल के आपने लिखना है कि भाई ना तो कोई क्वालिफिकेशन वगैरह लगी हुई, कुछ भी नहीं है, और ना ही वैसे कोई मिला, तो आप क्या लिखोगे कि कोई कैम मिला ही नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज वगैरह डाल के। पहले इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लाजमी बताना जरूर है कि भाई इसके अंदर कैम में क्या है, क्योंकि देखें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आप डिफरेंट चीजें जा रही होंगी, आपकी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ओपिनियन के पैराग्राफ, ओपिनियन आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा, फिर एमसीज भी आ सकता है अगर आना हुआ, अदर मैटर भी अगर आ रहा हुआ तो वो भी आपने डाल देना है, अगर गोइंग कंसर्न का भी आ रहा हुआ तो वो भी डाल देना है। अब उसके अंदर कैम को भी आप घुसाएंगे जब, तो यूजर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या मतलब है, ओपिनियन वाली चीज को आप नेगेटिव कह रहे हो, इधर आप कुछ पॉजिटिव कह रहे हो, तो जरा मुझे समझा दो कि है क्या। तो इसलिए आपने पहले इंट्रोडक्शन करवाना है कि भाई ये होते क्या है, तो आप इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लाजमी आपने हर सूरत मेंशन करनी है, ठीक है जी। तो अब वो जो पैराग्राफ नीचे आ जाएगा उसके अंदर सिंपल वही कि एक साइड पहले इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आ गई, फिर एक साइड पे कैम क्यों है, वो किस वजह से आपने कैम बनाया है, देन दूसरी तरफ आपने उसका, अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज्ड है, मतलब ऐसा कोई मैटर है जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज के ऊपर हो सकता है कि सिर्फ आपने ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज इस तरह की इंपॉर्टेंट थी तो आप ऑडिट में बता रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं भी है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्क्लोज है तो आपने उसका रेफरेंस दे देना है, ठीक है।
देन आपने उसको भाई बताना है कि हमने क्यों इसको इम्पोर्टेंट समझा। दूसरी तरफ पे जाके आपने प्रोसीजर्स बताने क्या अप्लाई किए हैं, रिजल्ट्स आपके क्या निकले हैं और क्या इसके अंदर कोई की ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से मतलब नेगेटिव ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन होती तो फिर उसके ऊपर तो क्वालिफिकेशन लग जानी थी। तो आप वैसे बताएंगे यार इसके अंदर ये चीजें हमें नजर आई हैं, तो वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ये आपको नीचे उन्होंने बताया होगा कि आपने किस तरह मेंशन करना है। हाँ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में आपने याद रखना है कि अनलेस लॉ रिक्वायर करे, लॉ वैसे पाकिस्तान में कोई रिक्वायर नहीं करता, लेकिन अगर लॉ आपको रिक्वायर करे तो फिर तो आपने डिस्क्लेमर के साथ भी कैम डाल देना अगर कोई कैम मौजूद है। लेकिन वैसे लॉजिक नहीं बनता ना बात का कि डिस्क्लेमर में आप क्या कह रहे हो कि भाई वी डू नॉट गिव एनी ओपिनियन, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन इतनी बड़ी है, एविडेंस कोई भी नहीं मिला हमें, तो हम तो भाई इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे, हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे। एक तरफ आप ये कह रहे हो, अगर आप साथ कैम भी डाल दोगे कि हाँ यार बेशक हमें कुछ भी नहीं मिला लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर एफर्ट है, तो भाई वो लॉजिकली नहीं बनता बात का कि एक तरफ आप बिल्कुल बेड़ागर्क करवाई जा रहे हो उसका और एक तरफ आप ये बात कर रहे हो। तो लॉजिकली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ कैम का सेक्शन आता ही, सेक्शन ही नहीं आना, बाकी चीजों के साथ ना सेक्शन लाजमी आना है। मतलब है कि अगर क्वालिफिकेशन या एडवर्स ओपिनियन है, कैम मौजूद भी नहीं है, स्टिल सेक्शन आएगा, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज वगैरह सारे लिख के फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब एंड basis for qualified opinion या adverse opinion there are no additional matters। सही है, आप ये लिखोगे। लेकिन इस केस में चाहे मैटर हो चाहे ना हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ आपने कैम नहीं डालना, सेक्शन ही पूरे का पूरा नहीं डालना। ठीक है, हाँ, अनलेस लॉ रिक्वायर आपसे करे फिर कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में वही है भाई कि क्यों कैम आपको लगा कि आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया था उसको मेंशन कर लें, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया उसको मेंशन कर दे, बस ये चीजों को। ठीक हो गया जी। अब कुछ आगे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट वो जनरल सी हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड्स में नहीं है लेकिन ये हमसे मांगता है। ठीक है। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन की बात आ गई जी, क्वालिफिकेशन और एडवर्स डिस्क्लेम वगैरह। आइजा 705 ये क्या सिंपल सा स्टैंडर्ड है जो आपको कहता है कि भाई जो भी आपकी मटेरियलिटी की बेस पर मिसस्टेटमेंट्स या स्कोप लिमिटेशंस आपके निकले हैं, आपने उनको एंड पे जाके एग्रीगेट करना है, टोटल करके आप जरा देख लें कि क्या वो मटेरियलिटी को क्रॉस कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं तो फिर भाई उसके ऊपर ये क्वालिफिकेशन या एडवर्स वगैरह डाल दो। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी हुई है। सिंपल सा इसमें बात है कि भाई आपकी मिस स्टेटमेंट क्या होती है। मिस स्टेटमेंट आपकी वही तीन चीजों से जो अराइज होती है, या तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ही गलत है, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी ही गलत लगाई हुई है आपने, तो फिर भी वो भी मिस स्टेटमेंट है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चूज सही की है, इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो आपकी गलत है, या आपने जो आईएफआरएस डिस्क्लोजर आपसे मांग रहे हैं वो डिस्क्लोजर नहीं दिए, तो ये आपकी क्या है भाई, सिंपल मिस स्टेटमेंट है। अब ये मटेरियल है या नहीं, ये आपकी मटेरियलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी तरफ आगे दी आपकी स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन क्या है कि एविडेंस ही नहीं मिला। एविडेंस ना मिलने के तीन रीजन हैं, वो आपको आइडिया है। वो तीन रीजन कौन सी हैं? एक है जी सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंटिटी के हाथ में नहीं था यार, एंटिटी का कोई कसूर नहीं है, एविडेंस आपको नहीं मिला किसी वजह से, मतलब रिकॉर्ड ही जल गया, सलाब आया, सब कुछ तबाह हो गया, एंटिटी के कंट्रोल में नहीं था। अगर तो एंटिटी साहब ने खुद, आपको पता नहीं, दफातर जला दिए जाते हैं, तो अगर तो वो हरकत की है तो वो गलत है। लेकिन अगर भाई भाई मिसहैप ये सब हो गया, एंटिटी के कंट्रोल में चीजें नहीं थी, तो भाई फिर क्या है, एविडेंस तो नहीं मिला, स्कोप लिमिटेशन तो लग गई है लेकिन एंटिटी का कसूर नहीं है। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या आ गई कि ऑल्टर के वर्क की टाइमिंग या नेचर कुछ ऐसी है कि हमें नहीं एविडेंस मिला। मिसाल के तौर पे 30 जून स्टॉक टेक करना था, 30 जून ईयर एंड था, लेकिन आप जो पुराना ऑडिटर था वो छोड़ गया था, वट एवर द रीजन, और लेट से कि वो रीजन बिल्कुल वैलिड थी, अगर तो एंटिटी ने छुड़वाया है तो फिर वो एक और मसला है। तो अगर तो भाई वैसे छोड़ गया या कुछ हुआ, या आप लेकिन लेट अपॉइंट हुए हैं, आप आए जी 15-20 जुलाई को, 30 जुलाई को जाके, अब आप स्टॉक टेक कर ही नहीं पाए क्योंकि आपका जो है वो आप लेट आए हैं। ठीक है, आप कर ही नहीं सकते थे। अब ये क्लाइंट के हाथ में तो नहीं थी ये वाली चीज, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप ये भी क्लाइंट का यहाँ पे उस लेवल का कसूर नहीं है। तो तीसरी क्या है, जहां पे कसूरवार आपका क्लाइंट है, वो खुद लिमिटेशंस इंपोज करता है। पहले उसने बहुत बड़े बड़े वादे कस्में खाई थी हमारे साथ, जब आइजा 210 के मुताबिक हमने प्रीमाइज ऑफ ऑडिट के ऊपर उसका एंगेजमेंट लेटर भी बनवाया, उसके साइन भी लिए, वहां पे उसने कहा था अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अनरिस्ट्रिक्टेड
इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जहां जहां पे आप कहोगे आपको लेकर जाएंगे या शिखवाएंगे आपको इंफॉर्मेशन की हद तक, और आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर देंगे सर, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब ये सारा कुछ उन्होंने उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अब जाके वो मुकर गए हैं, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं ठीक, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे ऑडिटर खुद ही प्रैक्टिकली खुद ही बनाता है, बाई बुक्स ये है कि उसने क्लाइंट ने बनानी, लेकिन खैर प्रैक्टिकली खुद बनाए भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमेशा मैनेजमेंट ने लेनी है, वो क्लाइंट ने लेनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। तो अब ये तीन तरह की आपकी आ गई ना सिचुएशन। तो भाई अगर तो पहली वाली सिचुएशंस, ये तीनों में फिर आपका जाहिर है ओपिनियन वगैरह भी थोड़ा चेंज होता रहता है, ये आपको एंड पे इधर बताया भी हुआ है, या आप बेसिकली याद इसको कर लीजिएगा अभी क्या डिस्कस करना है। तो ये मतलब तीन ओपिनियंस आपके क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर बन जाते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन आपका कब बनता है भाई, जब आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो या मटेरियल स्कोप लिमिटेशन हो, तो फिर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, ठीक है। अगर आपकी परवेजिव से मुराद क्या, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंटिंग हेड्स पे जा रहा है, एक दो के ऊपर नहीं जा रहा है, ज्यादा चीजों पे जा रहा है, तो उसके ऊपर एडवर्स ओपिनियन आ जाता है, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन अगर तो आपका परवेजिव मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल एंड परवेजिव, ठीक है। और अगर आपकी स्कोप लिमिटेशन मटेरियल एंड परवेजिव है, तो फिर आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाता है। लेकिन उसके अंदर भी एक मसला ये है कि भाई अगर तो आपके जो मैनेजमेंट बीच में इन्वॉल्व थी उसके, ठीक है, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी तो फिर उसके अंदर ऑब्वियसली आप उस लेवल पर क्या करते हो, विड्रॉ भी आप करते हो, विड्रॉ का भी सोच सकते हो, ठीक है। आप दो चार गवर्नेंस के साथ डिस्कस करें और विड्रॉ कर जाएं, क्योंकि भाई मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व हो गई है। मैनेजमेंट के खुद इन्वॉल्व होने से बता रही है कि वो जानबूझ के आपको एविडेंस नहीं देना चाह रहे, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट आ गया, आपको शक पड़ गया कि भाई ये जो थोड़े बहुत कुछ और भी नहीं मिले थे, जो हमें लग रहा था हमारी नेचर की वजह से, हमारी टाइमिंग की वजह से नहीं मिल रहे, वो भी शायद इन्होंने किए हैं। तो इसका मतलब है कि इंटेग्रिटी पे जब डाउट आ रहे हैं तो फिर वहां पर अब क्या करना है आपने, ठीक है। तो ये मामला इस तरह आपके चल जाएंगे। बात आई है आगे आपको समझ। अच्छा, अब थोड़ा एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग आपको पता है कि उसमें क्या आता है कि प्रोवेसिवली सारा कुछ गलत है, ये मतलब बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज होते हैं। डिस्क्लेमर में आया था कि हम ओपिनियन देते ही नहीं है, बिल्कुल ही दिल उठ गया हमारा आपसे। लेकिन क्वालिफिकेशन के अंदर ये है कि क्वालिफिकेशन में हम ये कहते हैं कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स, भाई ये जो क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर मैं मैटर्स लिख रहा हूँ, इसके अलावा सब कुछ ठीक है। मतलब मेरे ऑडिट के मुताबिक, रीजनेबल एश्योरेंस के मुताबिक, ये जो मैटर है ना जहाँ पे क्वालिफिकेशन में डालना चाह रहा हूँ, इसके अलावा सब कुछ ठीक है। इसका मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन ज्यादा बुरा है या एडवर्स ओपिनियन ज्यादा बुरा? ऑब्वियसली एडवर्स ओपिनियन के अंदर आपका तो सब कुछ खराब है, क्वालिफाइड के अंदर आप सब कुछ खराब नहीं करते। हालांकि कई बार क्या होता है, 7-7 8-8 क्वालिफिकेशन भी हमने लगी हुई देखी है। मैं जब आई कैब में क्यूसीआर डिपार्टमेंट में था तो कुछ फर्म्स में अच्छी भली क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन लगाना वैसे बड़ा एक जिगरे का काम है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, क्योंकि क्लाइंट आगे से लड़ता है कि भाई ये आप नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं इस तरह हमारे बारे में। लेकिन खैर 7-7 8-8 भी लगी जाती हैं, 10-10 भी लगी जाती हैं क्वालिफिकेशन। लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल स्टॉक टेक आप नहीं कर सके, स्कोप लिमिटेशन थी ना भाई, चाहे वो नेचुरल वर्क की वजह से थी। अब और आपको लगा मटेरियल है तो क्वालिफाइड हो गया, लेकिन अब क्या पूरे का पूरा स्टॉक का बेड़ा कर दे? नहीं भाई, उसकी एग्जिस्टेंस का मसला हुआ है ना। आपने बाकी चीजें तो उसकी देखें, कंप्लीटनेस तो देखें ना, रिकंसिलिएशंस करके, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तो आप वैसे परचेज इनवॉइसेस वगैरह देख के कर सकते हो, प्रेजेंटेशन देख लो, क्लासिफिकेशन देख लो। इसका मतलब है कि तमाम एजर्शंस खराब नहीं हुई, एक एजर्शन खराब है तो आप एक एजर्शन का मसला देते हो कि भाई एग्जिस्टेंस की बेस पे हो। कई बार होता है कि सारी एजर्शन भी एक किसी अकाउंटिंग हेड की किसी एक आइटम की खराब है, उसके ऊपर भी क्वालिफिकेशन है। लेकिन कहने का पर्पज ये है कि भाई क्वालिफिकेशन लगने से आप इस तरह बताते हो कि यार ये जो क्वालिफाइड ओपिनियन जिनके ऊपर दिया है इसके अलावा सब कुछ ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये भाई आपका था सारा। इसमें कंटेंट वगैरह भी आप देख लीजिएगा, सेम ही है, बस वो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होती है, इनकी वर्डिंग वगैरह आपने देख लेनी है। तो ये आपका था रिपोर्ट का और फाइनलाइजेशन का। इंशाल्लाह बाकी 2 लेक्चर्स हमारे रह गए हैं, एक एथिक्स का सिंपल सा है और एक रिव्यू का स्टैंडर्ड्स है, इंशाल्लाह उनको भी देख लेंगे। मिलते हैं फिर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।